लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 2 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गंगा के उत्तर तट पर दलमऊ महानगर धवल धामों के मसृण दल वाले विशाल पुष्प जैसा खिला हुआ है। दलमऊ या डलमऊ रायबरेली जिले का प्रसिद्ध कस्बा है। ये रायबरेली का एक सब डिवीजन भी है। शहर के दाहिनी तरफ गंगा के बिल्कुल किनारे से उठा हुआ एक छोटी सी पहाड़ी की तरह के काफी ऊंचे मिट्टी के स्तूप पर चारों ओर से 2 मील तक दृढ़ दीवार से घिरा एक प्राचीन दुर्ग है, जो इस समय गत गौरव के समाधि रूप में परिणत है। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार इस पर गोप राजाओं का अधिकार था। ये भी कान्यकुब्जेश्वर के मातहत सरदारों में थे। आज गोपवंश अपना यादव क्षत्रिय के रूप से परिचय देता हुआ इस किले को प्राचीन इतिहास का एक केंद्र मानता है। बाद को ये किला मुसलमानों के अधिकार में आया। पश्चात अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया। इसकी इमारतें इस समय नष्ट हो चुकी हैं, फिर भी परिचय के लिए यथेष्ट चिन्ह वर्तमान है। इसके ऊपर से दूर तक फैला हुआ गंगा का दृश्य, उतरकर जल और स्थल से मिला हुआ आकाश बड़ा सुहावना मालूम देता है। किले के यौवन काल में शहर की बड़ी आबादी थी। गंगा के किनारे होने की वजह से व्यवसाय का भी बहुत बड़ा केंद्र था। पहले रेल तथा अच्छे मार्ग न होने से भारत का अधिकांश व्यवसाय जलपथों से होता था। इनमें गंगा का पथ सर्वश्रेष्ठ था। प्राचीन उक्ति के अनुसार ये स्थान दालिभ क्षेत्र है। दालिभ ऋषि ने वहीं तपस्या की थी। बाद को दालिभ का अपभ्रंश शायद दलमऊ हो गया, फिर अंग्रेजी डलमऊ बना। ऊपर के वासंत की दिग्व्यापिनी ज्योत्सना प्लावित हो रही है। वैभव के समय साक्षात लक्ष्मी की स्नेह दृष्टि जैसी। माता की गोद पर शिशु जैसा शहर सुख की मृदुल छाह में बाहें खोले ऊर्ध्व दृग हो रहा है। कलकल हासनी स्वच्छ जलवाहिनी जाह्नवी एक ध्वनि के अनेक अर्थों की ओर इंगित करती हुई तरंगित हो रही है। इस अर्थ गौरव को न समझने वाले साधारण पुरुषों के चरणों पर चढ़ी पुष्पांजलि जैसे अनेक घाट मुक्त हो रहे हैं। अनेक भावों से क्षुब्ध जीवन के प्रवाह में ऐसी ही बहती रहने की मधुर इच्छा लिए हिलते हल्के हृदय वाली तरुणी कुमारियां, प्रवासपति की प्रिय मिलनातुरा युवतियां, पतियुक्ता मुक्ता कामनियां और अनुकरणशीला बालिकाएं घी के दीपक जला जलाकर गंगा वक्ष पर प्रवाहित कर रही हैं। नगर के अगणित मंदिरों से सांध्य आरती के मृदंग, मुरज, मंजीरादि दूर प्रांत तक के हृदय को ध्वनित कर रहा है। व्यवसाय, देवदर्शन और स्वास्थ्य लाभादि अनेक कारणों से आई हुई नावें आरोहियों के लिए संध्या की इस अपार शांति में लीन हैं। पश्चिम और विशाल दुर्ग नगर की रक्षा का भार लिए सक्षम सेनापति जैसा खड़ा है। वहां से दूर तक फैली गंगा की विपुल नील शोभा पार्थिवैश्वर्य के प्रिय जड़जाल से जैसे चिरकाल के लिए प्राणों को बांध लेती है। शिकार को लिए श्रमित अश्व की मंद गति से राजकुमारी दुर्ग के द्वार के भीतर गई। सेवक देर के कारण विचार में पड़े, देख प्रसन्न हो गए। एक ने लगाम थाम ली, प्रभा महल की ओर चल दी। नीलिमा के हृदय में अंकुरित प्रेम का पूर्ण चंद्र जिस दृष्टि से अपने विश्व को देखता है, प्रभा की वही दृष्टि पारिपार्श्विक दृश्यों पर पड़ रही है। स्पर्श से एक जादू जग रहा है। प्रभा के प्राणों की कली दलदल और रग रग से भरकर पूरी उभर कर खुल चुकी है। जिसके पास भी उसकी सुगंध पहुंची, समझकर उसी ने मालूम कर लिया। फिर पास की दूसरी डालों में खिली कलियों के लिए समझना क्या। वे मौन भले रहें, दूसरी बातों में बहला दें, कली के पवन स्पर्श का प्रसंग न छेड़ें, पर वे जानती हैं। उमड़ती हुई ज्वार को देखकर हर एक समझदार कह देगा कि वो चंद्र चुंबित हो रही है। वहां ऐसी कई सखियां थीं। प्रभा की प्रसन्नता से ऐसा ही निश्चय उन्हें हुआ, पर सभ्यता के विचार से मौन कुमारी प्रणय का परिचय उन्होंने अभी नहीं पूछना चाहा। वे नगर के प्रतिष्ठित घरों की युवतियां थीं, जो स्नेहालाप तथा कला चर्चा के लिए संध्या समय आया करती थीं। 1.5-2 घंटे रहकर चली जाया करती थीं। आंखों की स्निग्ध ज्योति से बहलाकर संयत सभ्य कंठ से प्रभा ने कहा, आप लोग मुझे आज क्षमा करें, आज मैं शिकार के पीछे बहुत थक चुकी हूं। उनमें एक चपला साहित्यिका ने हंसकर पूछा, तो क्या शिकार हाथ नहीं आया? भरकर वैसे ही जल्द हंसती हुई प्रभा बोली,
आया है पर बड़े परिश्रम के बाद, कहकर नहाने के लिए चली गई। बातों में एक दूसरी को चढ़ाती उतारती, छोड़ती बांधती मुक्ति की ज्योति स्वरूपा देवियां अपने अपने गृह की ओर चलीं। एक दासी ने प्रभा के अस्त्र खोलकर वस्त्र बदलवा दिया। उसे यमुना को बुला देने की आज्ञा देकर प्रभा स्नान कक्ष को गई। यमुना प्रभा की अंतरंग सखी है। दासी होकर भी उसके पूरे मन पर अधिकार कर लिया है। इसका कारण प्यार है। उम्र में वो प्रभा से कई साल बड़ी है, पर स्नेह और सहानुभूति में बिल्कुल बराबर। स्वभाव आकाश की चिड़िया का जैसा है, जिसने प्रभा के रंगों में अपने को बहा दिया है। कलरव और आनंद जिसके अस्तित्व को पूर्ण किए हुए है। खबर पा यमुना प्रभा के पास आई। उसके खुले आनंद का पूरा वेग लगते ही प्रभा की पलकें झुक गईं। हृदय की बात कहते कहते हृदय संकुचित होने लगा। भीतर की प्रिय छवि को निकालते अंग बाधक हो गए। यमुना के लिए इतना इशारा काफी था। हंसकर बोली, आज आपकी तबीयत अच्छी नहीं मालूम देती। गूंजती मक्खी जैसे फूल के लिए उड़ी, पर फूल न मिलने पर उदास लौट आई। प्रभा मुस्कुराई, बोली, और तुम्हारे गालों में 3 पंजे कसे, तब बेचारी को कुछ रस मिला होगा। यमुना बोली कि फूल पर बैठने की वजह गूंज बंद हो रही है। प्रभा पुलकित हो गई, फिर अज्ञात कहीं के संकोच ने जैसे दबा लिया। बदल कर बोली, वो गाना उस दिन नया सीख कर सुनाया था, आज फिर सुनाई यमुना। प्रभा हृदय न खोल सकी। कितनी लाज लगती है। कैसे कही कि ऐसा ऐसा हुआ, उन्हें लिया, कोई कष्ट न हो। कहने में बड़ा स्वार्थ है। उन्हें प्रतीक्षा करते देर हो रही है। शंका भी है, पर कह नहीं सकती। इतिहास न मालूम हो सका, पर आकार और इंगितों से उसका तत्वरूप यमुना समझ गई। स्वामिनी सखी के संकोच से हर्षित हुई, पर दूसरे क्षण अपने अतीत और वर्तमान के चित्रों में तन्मय हो गई। उनकी स्मृति दुख की रूखी छाया की तरह उसके देह और प्राणों को निश्चेष्ट जड़ीभूत करने लगी। उसी दुख के स्वर में फूटकर वो उसी के आवेश में जैसे गाने लगी। दुख के दिन नयन नवाए रहों, बेमन मन को समझाए कहों। को जानती जागती पीर कौन, सकी इह समीर में बहती मौन। राजा की कन्या रहती भौन, दासी बनी गुनी गुन दुसह सहों। बीते बहुदिन जब लगी आगनी, धनी जागी बनी जीवन जोगनी। री रहती तहु पिए धन सोगिनी, तिये तन निस दिन तिन तोरी दहों। गाने की करुण ध्वनि प्रभा की रग रग को सजग करने लगी। दुख की ही शक्ति सुख के पर्दे के पार जा सकती है। वहां धनी और निर्धन, राजकुमारी और सेविका का भाव नहीं। वहां हृदय हृदय से बातें करता है। प्रभा की उच्चता उस गाने के भाव में बहकर उसी प्रवाह की जल समता में आ गई। हृदय भेद खोलकर हृदय से बराबर हो जाने को उतावला हो चला। दुख के जो घात संगीत के भीतर से मिले थे, उन्होंने दुख की भेदात्मिका रुकावटों को तोड़ दिया। प्रभावती उठकर यमुना के गले लिपट गई। सखी को पास बैठाकर स्नेह स्वर से प्रेम की कथा सुनाने लगी। सुनकर यमुना चपल पुतलियों से देखती हुई स्निग्ध किरणों से प्रभा को नहलाकर बोली, राजकुमार को प्रतीक्षा करते देर हो गई। मैं उन्हें अच्छी जगह छोड़कर अभी आती हूं। आगे के प्रबंध करूंगी, तब तक वे कुछ आराम कर लेंगे। प्रभा की दृष्टि में कुमारी उत्कंठा लिखी रह गई। बातचीत के अनुसार आवश्यक चीजें यमुना ने ले लीं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।